यूट्यूब चैनल चलो पढ़े में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो गाइज़ मैं इधर बीच कई दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा था, पर शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा था क्योंकि हाल ही में होमगार्ड का एग्ज़ाम वगैरह बीता है और मैंने भी वो दिया था। तो देखो यार, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि हाँ पेपर थोड़े हार्ड थे ही, जैसा कि आप सबको पता ही होंगे कि पेपर थोड़ा हार्ड था। तो अच्छा तो मेरा भी नहीं गया है पेपर, पर देखते हैं अब क्या होता है, रिज़ल्ट का वेट रहेगा। बाकी हाल ही में आप लोग न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि यूपीएसआई का भी आपको रिज़ल्ट कभी भी जारी होने वाला है, क्योंकि उसका टीपीएसटी का जितना भी डीवीएन पीएसटी का जितना भी उसका सेंटर होना था, सारा सेंटर अलॉट हो गया है। मे भी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका सेंटर अलॉट हो जाएगा। अभी हमारा टारगेट होगा यूपी कांस्टेबल के लिए, जो कि 32,000 की पोस्ट पे यूपी कांस्टेबल का चल रहा है, उसका जिसका एग्ज़ाम आपका जून में 8 से 10 के बीच में होने वाला है उसके लिए। तो ये मैंने मंगाया हुआ है गागर में सागर में, इससे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मतलब मेरा कि कॉन्सेप्ट सारा मतलब क्लियर है, मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म है। तो बस मुझे एक रिवीजन प्रोसेस से करना है कि मैं एक फास्ट रिवीजन कर सकूं, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बार रिवीजन कर सकूं। तो इसलिए मैं ये अंकित भाटी सर का क्या कहते हैं आपका गागर में सागर मंगाया हूँ। इसका रिव्यू मैंने देखा, पढ़ा वढ़ा है, ये अच्छी बुक है। ठीक है, आपको 1 लाइनर इसमें हर एक चीज़ मिल जाएंगी, बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप सिलेबस पे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इंडेक्स पे यहाँ पे मैंने ये नंबरिंग रखी है कि मुझे 4 दिन में अपनी हिस्ट्री ख़त्म करनी है, 2 दिन में जियोग्राफी ख़त्म करनी है और 4 दिन में मुझे इंडियन पॉलिटी ख़त्म करनी है पढ़ करके। और उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी मुझे 2 दिन में, स्टैटिक्स 2 दिन में, यूपीजी के 2 दिन में, कंप्यूटर 2 दिन में, साइंस 3 दिन में। ठीक है, यहाँ पे मैं पेज नंबर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि किस पेज पे, जैसे यहाँ पे अगर 25 पेज है तो मैं इसको 20 पेज है तो मैं इसको 5 दिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में 5 पेज पढ़ने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल टॉपिक्स को 4 दिन में कर रहा हूँ और हिंदी में डेली 1 पेज पढ़ने का लेके चल रहा हूँ। मैथ्स का मैं प्रैक्टिस डेली 1 चैप्टर कर रहा हूँ इस पे से, और आपका यहाँ से 1 चैप्टर आपका रीजनिंग में डेली कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इंडेक्स बना रखा है, जो कि मुझे यहाँ पे टोटल 30 डेज़ लगेंगे इसको ख़त्म करने में। ठीक है, और मैंने यहाँ पे टारगेट के हिसाब से अपना पहला दिन ख़त्म कर लिया है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ से ऐसे अंडरलाइन कर करके मैं ऐसे पढ़ता हूँ अपना, आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हो। और जैसे कि आपको जो पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, आप लोग उसको ऐसे थोड़ा हेडलाइन कर सकते हो, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में जब आप जाओ तो उसको एक बार में सुपर फास्ट रिवाइज को कर लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइज, यहाँ से हिंदी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ से हिंदी को पढ़ेंगे। यहाँ से मैं हिंदी हालांकि 2 चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ, बट उसको अंडरलाइन करके नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, मैं अभी एक बार तो मैं उसको पूरा बुक पढ़ चुका हूँ, पर उसको अंडरलाइन नहीं करके पढ़ा हूँ। ये मैं सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ वापस से अंडरलाइन करके लास्ट मंथ में। तो करते हैं आज से, तो हिंदी को स्टार्ट करते हैं आज से पहले चैप्टर से। पेज नंबर आपका यहाँ से 136 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आप सभी मिल करके शुरू करते हैं। चलो पढ़ें। ये बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी है। बाकी आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से, अपने बियॉन्ड आप लोग चेक करके मंगाना कि कैसा है, आपको लेना है चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं इसके बाद मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगा, जो कि मैंने 1 शॉर्ट नोट्स बना रखा है हिंदी का, और मैंने लगभग सभी का बना कर रखा है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आपको क्या पता उसमें से भी शायद कुछ हेल्प हो, तो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर है आपका भाषा का विकास, उपभाषाएं ए बोलियाँ। ठीक है, ये इसमें बोलियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें हिंदी में बोलियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ से हम पहले देख सकते हैं कि भारतीय भाषा का उत्पत्ति। ठीक है, भारतीय भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। चूँकि भारत प्राचीन देश है, अतः यह लोग भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते एवं लिखते आए हैं। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसका उपयोग ऋषि मुनियों एवं कवियों द्वारा किया गया है। संस्कृत का आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है, जो लगभग 3500 वर्ष प्राचीन है। इसका उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारत आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है,
पहला आपका हो जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हो जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा, चौथा हो जाता है आपका आधुनिक आर्य भाषा। तो जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक है। इसमें आप लोग को कम देखने को मिलेगा क्योंकि ईसा पूर्व जो है वो घटते क्रम में होता है और जो ईस्वी होता है वहाँ से वो बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, तो उसके बाद से आपका है यहाँ पे मध्यकालीन जो है आपका मध्यकालीन आर्य भाषा वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ई तक है, मतलब ईस्वी तक है। यहाँ पे आपका देखिए अब ईस्वी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अब ईस्वी तक आ गया। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे। आधुनिक आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से आज तक, यानी आधुनिक जो अभी चल रहा है, अभी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी हम हिंदी लिपि जो भी पढ़ते हैं वो आधुनिक लिपि में आता है। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा लिपि में आता है। और यहाँ पे आपका फिर पहला पढ़ते हैं, अभी प्राचीन भाषा के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृति एवं लौकिक संस्कृत भाषाएं आती हैं। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेदों, उपनिषदों और अर्गणयों ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। यह 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक की भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे लैंगिक संस्कृत कहा गया। संस्कृत के कवियों वाल्मीकि, व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी आदि ने अपने ग्रंथ इस भाषा में लिखे हैं। लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से वैदिक संस्कृत ने भी से भिन्न है। ठीक है गैस, थोड़ा सा मुझे सर्दी है तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, आपका फिर यहाँ पे सेकंड है। इसमें आपको बताया गया प्राचीन भाषा के जो मुख्य कवि लोग थे वो आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे ये आप हेडलाइन कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो वो मुख्य कवि लोग थे वो वाल्मीकि जी थे, व्यास जी थे और श्रीहर्ष जी थे, और उसके बाद कालिदास जी और बाणभट्ट जी थे, और उसके बाद से भारवी आदि लोग थे, ये लोग। ठीक है, ये लोग मुख्य कवि जो लोग थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय भाषा को उल्लेखित किया था अपने भाषाओं में। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाएं आती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 आती हैं। पहला आपका पाली आ जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, फिर आपका दूसरा आ जाएगा प्राकृतक आ जाएगा 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर आपका अपभ्रंश आ जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इसी 500 ईस्वी से 1000। तो आपका सबसे पुराना जो भाषा होता है वो आपका पाली है। ठीक है, यह सबसे पुराना है। ठीक है, आपका ये जो है पाली जो है वो सबसे पुराना भाषा हो जाता है। ठीक है, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पाली, ये हमको क्वेश्चन पूछ सकता है पाली किस धर्म की भाषा है, तो यहाँ पे पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। जबकि प्राकृति जैन धर्म की भाषा है, यहाँ पे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। और प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में माध्यम पत्रों के द्वारा भी कराया गया है। अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय भेद थे जिनसे हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आर्य भाषाओं का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ है। ठीक है, इस पे पढ़िएगा, आपको यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको नंबर लाइन दिया गया है कि कौन सी भाषा का पहले है उसके बाद क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो संस्कृत है, उसके बाद पाली है, फिर आपका प्राकृतिक है, फिर आपका अपभ्रंश है, फिर हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, संस्कृत यानी देवनागरी लिपि जो है वो हमारा संस्कृत, ये आपका पुरानी भाषा हो जाती है। ठीक है, संस्कृत, जिससे कि आपका संस्कृत से ही सारे भाषाएं जो है जन्मी हुई हैं ना। हिंदी की जितनी भाषा है वो सारी संस्कृत से ही जन्मी हुई हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाएं का इतिहास दीर्घकालिक है। इसके आरंभ का वस्तुत कोई निश्चित समय नहीं है तथा विद्वानों में इस पर प्रयत मतभेद है। फिर भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम
इसका आरंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी से मान सकते हैं, मतलब पहली ईस्वी से मान सकते हैं। यह आधुनिक हिंदी का विवरण इस प्रकार से है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हिंदी का विवरण है। ठीक है। भारत में दो परिवारों की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, आर्य परिवार की भाषाएं एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं। ठीक है, यहाँ पे भारत में दो परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं आपके मुख्य रूप से, एक आर्य और एक द्रविड़। ठीक है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लाइन कर लीजिएगा। आर्य परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। ये भी आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आर्य परिवार यानी उत्तर में जो हम लोग जो बोलते हैं वो आर्य परिवार की भाषाएं होती हैं, और जो हमारे साउथ इंडियन में जो बोली जाती हैं साउथ इंडियन में जो बोली जाती हैं वो आपका होता है दक्षिण में, वो हो जाता है, वो आपका द्रविड़ भाषा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है द्रविड़ भाषा तमिलनाडु लैंग्वेज ये किस भाषा का, द्रविड़ भाषा में से कौन सी है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 स्टेट्स के 4 उसके, तो आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं ऐसे इस टाइप के कि द्रविड़ भाषा इसमें से पहचानिए, इसमें से आर्य भाषाएं पहचानिए। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाल, उड़ीसा, असमिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दे दिया कि आर्य भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं। जितने भी क्षेत्र ये सारे स्टेट जो हैं, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो आपका उत्तरी भारत में आते हैं, इसलिए ये सारी आपकी वो हो जाती हैं। यहाँ पे द्रविड़ भी दिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं द्रविड़ नहीं दिया है। चलिए आइए देखते हैं। भारत की प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृति है। हिंदी से ठीक पहले ही भाषा अपभ्रंश है, संस्कृत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी के जो ठीक पहले है वो अपभ्रंश भाषा है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होता है कि सबसे पहले हिंदी के पहले संस्कृत बोली जाती है, पर हिंदी के पहले अपभ्रंश बोली जाती थी, फिर उसके बाद संस्कृत नहीं बोली जाती। संस्कृत तो सबसे पहले बोली जाती थी। ठीक है, फिर हिंदी का विकास सामान्यतः 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, अर्थात हिंदी अब से लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा, ये आपका नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द्रविड़ के बारे में दे दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे द्रविड़ के बारे में दे दिया। ये अभी द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जिनका क्षेत्र इस प्रकार है। देखिए तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटक, तमिलनाडु, मलयालम, केरला। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था साउथ इंडियंस में। हिंदी की बोलियां वर्गीकरण के तथा क्षेत्र। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार है। अपभ्रंश का क्षेत्र रूप और उपभाषाएं और बोलियां यहाँ पे हैं। आइए देखते हैं। तो आपका अपभ्रंश का क्षेत्र में आ जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश, जिसकी आपको पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी और ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगुरी। ठीक है, यहाँ पे। और फिर इसके बाद है आपका अर्धमागधी। ठीक है, अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। अवधी बोलियां छत्तीसगढ़ी, और उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे सौरसेनी फिर से है अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी, मरवाड़ी, जयपुरी, मेतावी और उसके मेवाती, और उसके बाद से आपका हो जाएगा मालवी। ठीक है, फिर है खस अपभ्रंश, आपका सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है ये भी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा सौरसेनी से प्रभावित है। ठीक है, कौन सा अपभ्रंश सौरसेनी से प्रभावित है, तो आपका हो जाएगा। फिर इसमें पहाड़ी बोली हो जाएगा, जो कि गढ़वाली है, कुमाऊनी है और मडियाली है और हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है आपका ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे है आपका हिंदी की उपभाषाएं। आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, बोली क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे तो पश्चिमी हिंदी जो है आपका, पहले पश्चिमी हिंदी में आपका खड़ी बोली। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, तो कहाँ से बोलती है, अन्य नाम है इसमें। देखिए आप, कौरवी है, सर हिंदी है, हिंदुस्तानी है, और एनसीआर के क्षेत्र में जितनी भी बोली जाती है वो सारी खड़ी बोली जाती हैं। ठीक है, अभी मैं जिस भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ वो खड़ी बोली है।
ठीक है। ब्रज भाषा अन्य नाम अंतर्वेदी, ठीक है। मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर और अलवर, ये सारी जो है कि आपका ब्रज भाषा है। वहाँ पे जो ब्रज भाषा बोली जाती है उस ठीक वो आप ब्रज भाषा अगर आप सुने होंगे भाया भाया करके, ऐसे मतलब ब्रज लैंग्वेज उस तरीके से होगा। बांगुरी अन्य नाम है इसके, हरियाणवी है और रोहतक है, और उसके बाद से आपका हिरास है, हिसार है। फिर बुंदेली में आपका आ जाएगा झांसी, जालौनी, हमीरपुर, विदेशा है, और होसागंजबाद है, ग्वालियर है। कन्नौज में आपका आ जाएगा, कन्नौजी आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूर्वी भाषा में आपका आ जाएगा अवधी, अयोध्या और रायबरेली। बहेली आ जाएगा, रीवा आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर आ जाएगा, और राजस्थानी में आ जाएगा, राजस्थानी ये जो हिंदी है ये इसको याद रखिएगा आपको, इसको पिंगल और डिंगल लैंग्वेज जो होता है ना, तो आपका ये डिंगल होता है, इस पर ये भी याद, इस पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। जयपुरी में आपका जयपुर आ जाएगा, मेवाती में आ जाएगा आपका मेवात आ जाएगा, और मालवी में उज्जैन आ जाएगा, और मारवाड़ी में आपका जोधपुर और बीकानेर आ जाएगा, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में आ जाएगा आपको गढ़वाली आ जाएगा, और फिर गढ़वाली आ जाएगा, कुमाऊनी आ जाएगा, कुल्लूली आ जाएगा, ये आपका कुल्लू मनाली वाला जो है ना, ये वहाँ वाला लैंग्वेज है, ठीक है। बिहारी हिंदी में, ठीक है। हम लोग अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ जैसे मिर्ज़ापुर में, वहाँ पे बिहारी भोजपुरी ही बोला जाता है, ठीक है। बिहारी में आपका मगही हो जाएगा, पटना गया का, और उसके बाद भोजपुरी हो जाएगा पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, जौनपुर, ये सब। मैथिली जो है आपका दरभंगा, जैसे कि मिर्ज़ापुर में जैसे और यार का हालचाल बा, कैसन बाड़ा जा, ये सब जो है हम लोग का, ये मिर्ज़ापुर लैंग्वेज है हम लोग का यहाँ का, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करने वाला चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है, ठीक है, ये इसको भी रखिएगा। और उसके बाद बांगुरी को ही हरियाणवी भी कहा जाता है। जयपुरी को डुंडाड़ी भी कहते हैं। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां आकार बहुला है, आकार बहुला है। इसका मतलब मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बोलियां हैं। ओकार, आकार, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये मैं इसको डाउट रख लेता हूँ, मैं इसको देख के आपको अगर हो सकता है कल बताऊंगा, ठीक है। अवधि उत्तर कौशल की बोली है। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल की बोली है। ये सब ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ से कुछ अनुच्छेद आ जाते हैं आपका, जो कि हिंदी के अनुच्छेद में आते हैं। हिंदी जो अनुच्छेद 343, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी अनुच्छेद 344, राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ठीक है। अनुच्छेद 345 में आ जाएगा आपका राज्य की राज्य भाषा या राज्य भाषाएं। अनुच्छेद 346 में आ जाएगा एक राज्य और दूसरे राज्य का राज्य और संघ के बीच पत्राधिक की राज्य भाषा, ठीक है। और यहाँ पे आपका अनुच्छेद 348 में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं, ठीक है। आपका 350 क में आ जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 350 ख में आ जाएगा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, ठीक है। 351 में आ जाएगा आपका संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ठीक है। हिंदी आपका अगला पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। ये मुझे इसका मतलब नहीं पता, इसको भी डाउट में रख लेते हैं।
मूल संविधान की 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में 14, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, मूल संविधान में 14 भाषाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चलो पढ़ते हैं।